Let's make bookmark. आज के बुकमार्क में हम सिर्फ कैद खानों को एक कानूनी ढांचे की तरह नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच के नजरिए से देख रहे हैं। इतिहास गवाह है कि साहित्य के कुछ सबसे ताकतवर पन्ने जेल, निर्वासन, दंड उपनिवेशों, नजरबंदी शिविरों और थोपे गए एकांतवास से निकले हैं। यह कोई सहयोग नहीं है। जब मनुष्य से उसकी आजादी छीनी जाती है तो कई बार उसकी भाषा और पैनी हो जाती है। जब बाहर की दुनिया बंद हो जाती है तो भीतर की दुनिया बोलने लगती है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम में नापायेदार में, 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। ये शब्द किसी आम कैदी के नहीं है। ये अल्फाज हैं अपनी जमीन से दूर हुए एक बेताज बादशाह के। ये बहादुर शाह जफर की आवाज थी, एक ऐसे बादशाह की जिसे अपनी दिल्ली, अपने समय और अपने संसार से दूर किया गया। अक्सर इन शेरों को सिर्फ पराजय का विलाप समझा जाता है, लेकिन इसमें कैद का एक गहरा अर्थ छिपा है। जफर ताज या तख्त का शोक नहीं कर रहे हैं, वे जगह का शोक करते हैं, अपनेपन का शोक करते हैं, उस मिट्टी का कर रहे हैं जहां इंसान आखिरकार लौट कर जाना चाहता है। कई बार जेल सलाखों से नहीं, उजड़ जाने से शुरू होती है। आज हम जेल को केवल कानून की इमारत की तरह नहीं बल्कि साहित्य और मनुष्य के अनुभव की तरह देखेंगे। सजा खुले चौक की यातनाओं से निकलकर खामोश गलियारों तक कैसे पहुंची, कैद ने लेखन को कैसे बदला, जेलें उसी चेतना को कैसे जन्म दे देती हैं जिसे वे दबाना चाहती हैं, और क्यों दोस्तोयेव्स्की से एंटोनियो ग्राम्शी तक, ऑस्कर वाइल्ड से फैज अहमद फैज तक इतने लेखकों ने कैद को साहित्य में बदल दिया। अब इस प्रश्न को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। हर सभ्यता अपने अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार करती है यह बताता है कि वह मनुष्य को किस नजर से देखती है। हर दौर अपनी तरक्की की अलग भाषा बोलता है, विज्ञान, कानून, लोकतंत्र, तकनीक, अधिकार। लेकिन इस प्रगति के साथ एक दूसरा इतिहास भी चलता है, नियंत्रण का इतिहास। समाजों में जैसे जैसे शहर बसे वैसे वैसे दीवारें भी ऊंची हुई। कानून सुधरे तो सजा के तरीके भी सुधरे। बहुतों के लिए आजादी बढ़ी तो दूसरों को सीमित करने के लिए नए साधन भी पैदा हुए। मनुष्य ने हमेशा उन चीजों के लिए अलग जगहें बनाई हैं जिनसे वह डरता है, जिन्हें वह अस्वीकार करता है और जिन्हें वह अपने भीतर जगह नहीं दे पाता। कभी वे जगहें भौतिक होती हैं, कभी नैतिक तो कभी मानसिक। जेल इन्हीं तीनों का एक संगम है। वह सिर्फ अपराधियों को रखने की जगह नहीं बल्कि यह बताने वाली जगह है कि समाज खतरे, अनुशासन और सुधार को कैसे समझता है। और इसी समझ के साथ सजा के तरीके भी बदलते रहे हैं। इतिहास के लंबे हिस्से में सजा एक सार्वजनिक दृश्य हुआ करती थी। शहर के चौक, बाजार, रस्तों के मोड़, यही दंड दिया जाता था। शरीरों पर कोड़े पड़ते थे, निशान बनाए जाते थे, फांसी दी जाती थी और यह सब लोगों की आंखों के सामने होता था। पीड़ा छिपाई नहीं जाती थी क्योंकि सत्ता चाहती थी कि लोग उसे देखें। उस दौर में सजा केवल अपराधी को नहीं मिलती थी, उसका संदेश पूरे समाज को दिया जाता था। डर जब दिखाई देने लगे तो वह शासन का औजार बन जाता है। शासक केवल दंड नहीं देते थे, वे यह भी दिखाते थे कि दंड देने का अधिकार किसके पास है। ऐसे समय का साहित्य भी वैसा ही था, ऊंची आवाज में बोलता हुआ। उसमें शहादत, अत्याचार, निर्वासन, बदला और ईश्वर से न्याय की पुकार है। घाव शरीर पर था, इसीलिए भाषा भी बाहर की ओर जाती थी। यूनानी त्रासदियों में एंटिगोन राज्य के कानून और इंसानी नैतिकता की टक्कर दिखती है, जहां सजा भी सबके सामने है और विरोध भी। प्रोमेथियस बाउंड में प्रोमेथियस को जंजीर में बांध दिया जाता है और उसकी यातना सत्ता की कठोरता का खुला दृश्य बन जाती है। हमारे यहाँ भक्ति और सूफी परंपराओं में भी सत्ता से टकराव वालों की आवाज मिलती है। कबीर और गुरु अर्जन देव जैसे नाम इस बात की याद दिलाते हैं कि सत्य बोलना कई बार दंड को आमंत्रित करना था। आधुनिकता ने सजा की पूरी बनावट बदल दी। खुले चौक की जगह गलियारों ने ले ली और फांसी के तख्ते की जगह कोठरी ने। भीड़ गायब हो गई, उसकी जगह रजिस्टर, निरीक्षण, ऊंची दीवारें और दिनचर्या ने ले ली। हिंसा समाप्त नहीं हुई, बस उसने अपना लिबास बदल दिया।
मिशेल फूको ने डिसिप्लिन एंड पनिश में लिखा कि समाज अचानक दयालु नहीं हुआ, बल्कि वह अधिक प्रभावी हो गया। पहले शरीर को क्षण भर में तोड़ दिया जाता था, अब जीवन को धीरे धीरे व्यवस्थित किया जाने लगा है। कैदी अब केवल सजा भुगतने वाला व्यक्ति नहीं रहा, वह ऐसा व्यक्ति बन गया है जिसे दर्ज किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, उसका सुधार किया जा सकता है और सामान्य ढांचे में उसे डाला जा सकता है। यहीं से जेल का साहित्य भी भीतर की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पुरानी सजाएं शरीर पर वार करती थीं, आधुनिक जेल ने शरीर को साधन बनाया, जबकि लक्ष्य मन था। कब उठना है, कब खाना है, कब बोलना है, किस राह चलना है, कितनी देर चुप रहना है, ये मामूली बातें लगती हैं, मगर इन्हीं से जीवन की लय टूटती है। एक जंजीर शरीर को एक बार रोकती है, दिनचर्या आदमी को रोज बदलती है। इसलिए आधुनिक जेल साहित्य में दर्द केवल घाव का नहीं, समय का भी है, अपमान का भी है, ऊब का भी है, पहचान के टूटने का भी है, और यहीं हमें एक बड़े लेखक की ओर मुड़ना चाहिए। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की को मृत्यु दंड के सामने खड़ा किया गया, फिर अंतिम क्षण में साइबेरिया भेज दिया गया। यह अनुभव बाद में नोट्स फ्रॉम द हाउस ऑफ द डेड बना। उन्होंने जेल में अपराधियों को राक्षस की तरह नहीं देखा, उन्होंने उनमें करुणा भी देखी, हिंसा भी, हास्य भी, अपमान भी और श्रद्धा भी। हर चेहरे के एक से अधिक सच्चाइयां उन्हें दिखी। यही दृष्टि बाद में क्राइम एंड पनिशमेंट में दिखाई देती है, जहां अपराध केवल अदालत का विषय नहीं, आत्मा का विषय भी बन जाता है। रस्कोल्निकोव बाहर चलता है, लेकिन वह भीतर कैद है। दोस्तोयेव्स्की बताते हैं कि सबसे कठिन जेल कई बार मन के भीतर होती है, लेकिन कैद केवल अपराध बोध की कहानी नहीं है। ऑस्कर वाइल्ड के दे प्रोफुंडिस और द बैलेड ऑफ रीडिंग जेल में जेल सिर्फ दीवार नहीं, अपमान है। समाज कई बार शरीर को कम, आत्मसम्मान को ज्यादा दंड देते हैं। रोजमर्रा की दोहराव भरी दिनचर्या, पहचान का मिटना, नाम की जगह संख्या का आ जाना। वाइल्ड ने दिखाया कि जेल आदमी से केवल स्वतंत्रता नहीं, उसकी बनावट भी छीन लेता है। वे लिखते हैं कि हर आदमी उसी चीज को मारता है जिससे वह प्रेम करता है। वाइल्ड ने यहाँ जेल अपराधियों की जगह कम, टूटी हुई आत्माओं की जगह ज्यादा बताई है। लेकिन कुछ लोगों के लिए जेल सिर्फ चुप्पी नहीं, विचार भी बन जाती है। एंटोनियो ग्राम्शी को जेल में डालकर चुप कराना चाहा गया। वहीं से प्रिजन नोटबुक निकली। बाहर की गतिविधि रुक गई तो भीतर की समझ गहरी होती गई। उन्होंने पूछा, लोग हमेशा बल से नहीं, सहमति से भी क्यों शासित होते हैं? संस्कृति किस तरह सत्ता का साथ देती है? लोग अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को स्वाभाविक क्यों मान लेते हैं और क्यों कई बार विचार खुले मैदान में नहीं, बंद कमरों में पकते हैं? और कभी कभी कविता इन कमरों में उम्मीद बचाए रखती है। फैज अहमद फैज ने जेल को एक दूसरी भाषा दी। दुस्ते सबा जैसी रचनाओं में प्रेम, इंतजार और आजादी एक दूसरे में घुल जाते हैं। उनकी कविता अंधेरे को पहचानती है, मगर उसे अंतिम सत्य नहीं मानती। वहां सुबह केवल सुबह नहीं, एक बेहतर समय की संभावना भी है। जहां जेल कल्पना को छोटा करना चाहती है, कविता उसे फिर विस्तृत कर देती है। मताए लोहे कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डुबो ली है उंगलियां मैंने। यहाँ कलम छिन सकता है मगर अभिव्यक्ति नहीं, साधन छिन सकते हैं मगर आवाज नहीं। जेल देर को रोकती है, भाषा नया रास्ता बना लेती है। मगर हर कैद एक जैसी नहीं होती। नवल अल सादावी ने मेमोइर्स फ्रॉम द वुमेन्स प्रिजन में दिखाया कि कैद हमेशा लोहे की सलाखों में नहीं होती। औरतों के लिए समाज, प्रतिष्ठा, नैतिकता, घर और सत्ता सब मिलकर जेल बन सकते हैं। कई लोगों के लिए जेल अदालत देती है, कई लोगों के लिए समाज। यही जेल का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिन जगहों को विद्रोह दबाने के लिए बनाया गया, वहीं कई बार प्रतिरोध जन्म लेता है। जहां लोगों को अलग करना था, वहीं साथ बनता है। जहां नाम मिटाने थे, वहीं प्रतीक बन जाते हैं।
जफर का साम्राज्य नहीं बचा, शेर बच गए। दोस्तोयेव्स्की की सजा खत्म हुई, विचार नहीं। ग्रामशी की देह बंद रही, उनकी अवधारणाएं दुनिया में घूमती रहीं और फैज की सलाखें गिर गईं, कविताएं नहीं। जेल बहुत बार शरीर पर जीत जाती है मगर शब्दों पर नहीं। आज हर जेल के पास लोहे का दरवाजा नहीं है। निगरानी, डेटा, प्रोफाइलिंग, संस्थागत फाइलें, सामाजिक बहिष्कार, लगातार मूल्यांकन, ये सब आधुनिक नियंत्रण के रूप हैं। बहुत से लोग कभी जेल नहीं जाते, फिर भी आके और सुधारे जाते हैं। इमारत बदल गई है मगर तर्क वही है। इसलिए जेल का साहित्य आज भी प्रासंगिक है। कैद का साहित्य इसलिए जीवित रहता है क्योंकि वह सबसे पुराने प्रश्न पूछता है। जब आजादी छिन जाए तो क्या बचता है? अपमान के बाद गरिमा बचती है या नहीं? दिनचर्या के भीतर उम्मीद बचती है या नहीं? क्या मनुष्य को पूरी तरह समझा और नियंत्रित किया जा सकता है? सदियों के साहित्य एक ही बात दोहराते हैं, मनुष्य को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। सलाखें शरीर को रोक सकती हैं, शब्दों को नहीं। यही था आज का बुकमार्क। अगली बार फिर मिलेंगे किसी किताब, किसी लेखक और किसी एक नए विचार के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.